तो इंडिया एट ग्लांस का मतलब क्या है? भारत की एक झलक, कैसे समझ लें? इंडिया एट ग्लांस, ग्लांस का मतलब क्या है? झलक। बहुत बढ़िया वर्ड है। इंडिया एट ग्लांस का मतलब है भारत की एक झलक, भारत की एक झलक। ये देखो, एक बार आजा आजा आजा, किसकी झलक देखनी तेरे को? हैं? किस? कुंभ मेले की? सोच तो अच्छी है तेरे। हाँ यार, कुछ तो ठीक है यार। अब हमें समझ में आता है कि जो चीज, ध्यान से समझ लो, कि जो जिस चीज की चाहत आपकी यहाँ है ना, सुंदर लड़की, बढ़िया डिग्री, उन्हीं सारी चीजों पे आप वहां भी फिसल जा रहे हो। ये नहीं समझते कि महाकुंभ जो है सन्यासियों का, बड़े बड़े ज्ञानियों का एक कुंभ है। कुंभ मतलब क्या है? एक प्रकार से वो बहुत बड़ा संघ है, देखा जाए तो वहां पे सम्मेलन है संतों का। तुम यार, तुम्हें देखना था अच्छे अच्छे नागा साधुओं को, उनके पास बैठ के, उनके चरणों में बैठ के कुछ सुनना था, कुछ अपने जीवन में अच्छी बातें धारण करनी थी। तुम वहां भी जाके हर्षा रिछारिया देख रहे हो। किसी लड़की की तुम्हें आंख पसंद आ जाती है, वो न्यूज़पेपर वाले बेचारे उसकी रोजी रोटी खा गए। क्या बताएं यार, लोग पागल हो रखे हैं। आईआईटी की डिग्री है, आईआईटी की डिग्री हो जाने से वजह से क्या है भाई? वो बाबा बन गए हैं। वो बाबा बने कि नहीं बने क्योंकि वो आईआईटी से हैं, उनको इसलिए बहुत ज्यादा भाव मिल गया। अरे वो फील्ड ही नहीं है भाई। आईआईटी के वजह से इज्जत मिलनी चाहिए अगर, तो किसी कारपोरेट ऑफिस में मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई अच्छी करी है, हो सकता है कि वो अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर हो, वो देश को बढ़ा सकते हैं। वहां पे उस चीज का नहीं मतलब है। वहां पे उन लोगों का जमावड़ा है जिन्होंने सब छोड़ दिया। और तुम वैल्यू दे रहे हो किसको? जिन्होंने कुछ पाया है और अभी ढंग से छूटा भी नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति गुस्सा है, तो ऐसे लोगों को वैल्यू दे रहे हो। तो बेटा कुंभ जो है, अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ईश्वर के राह में एक सही, सॉरी, ओल्डेस्ट कल्चर है। ओल्डेस्ट कल्चर क्या है? सॉरी, ओल्डेस्ट कल्चर क्या है बेटा? वैदिक कल्चर है। बात समझ में आ रही? और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अगर हम बात करते हैं तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन क्या है, तुम्हें पता होगा? बोलो। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं। भैया अमन खुदे नहीं पढ़ना, सबको पढ़ने देना। नहीं, सबको पढ़ने देना है। हाँ, सिंधु घाटी की, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। बात समझ आ रही? ठीक है, इसे कब से कब तक बोली जाती है बेटा? 2500 से, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक ये माना जाता है कि इनका रेंज था। 2500 बीसी मतलब, बीसी का मतलब समझ रहे हो? सही बात है, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर सेंचुरी लोग बोलते हैं। तो बिफोर क्राइस्ट, जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, उस जन्म के भी कितने साल पहले? 2500 साल पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, भारत किस कॉन्टिनेंट में आता है, कोई बताए? भारत कॉन्टिनेंट है इसका क्या? एशिया। क्लियर है? भारत किस कॉन्टिनेंट में आता है बेटा? एशिया। कैपिटल क्या है, पता ही होगा। कैपिटल है न्यू दिल्ली। कैपिटल क्या है बेटा? न्यू दिल्ली। एरिया कितना है बताओ? टोटल एरिया अभी भी याद कराया था। 32 लाख, सॉरी, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यही तो है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात समझ आ रही? आगे बढ़े। यहाँ पे अब बात करें शेड्यूल्ड लैंग्वेज, 8th शेड्यूल में भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली है? तो कितने? बहुत सही बात। शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितना बेटा? शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितना है? 22। कितना है? 22। फिर उसके बाद क्या है? टोटल लैंग्वेज, या अच्छा तो हो गया। और टोटल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? बिल्कुल सही बात है, 122 भाषाएं। कितना बेटा? 122 भाषाएं। कितना? 122 भाषा। अच्छा बेटा,
नंबर ऑफ स्टेट्स बताएंगे। नंबर ऑफ स्टेट क्या है बेटा? सारे स्टेट्स की कैपिटल आपको याद करनी, करके आना कल। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? नंबर ऑफ यूटी 8। क्लियर है? सबसे नया वाला यूनियन टेरिटरीज अभी जो बना है वो क्या है? JNK एंड लद्दाख। ठीक है। अच्छा, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। और यही प्रेसिडेंट 3 पार्ट में, बात समझ रही? सॉरी इस तरीके से नहीं, ऐसे समझ लो। प्रेसिडेंट के अंदर में ही कौन सा है? लोकसभा और क्या है? राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? लोअर हाउस। इसे क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। और इसे क्या बोलते हैं बच्चा? अपर हाउस। इसे क्या बोलते हैं? अपर हाउस। बात समझ आ रही? लोअर हाउस और अपर हाउस। प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ स्टेट है। प्रेसिडेंट क्या है बोल बेटा? हेड ऑफ स्टेट है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेगी तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे बेटा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री लिखोगे। हाँ इसी बस डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री। डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री। ठीक है बच्चा? तो डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, हिंदी में अगर इस चीज को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से? इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? प्रजातांत्रिक और सदनात्मक व्यवस्था है। कैसी बेटा? सदनात्मक। प्रजातांत्रिक और सदनात्मक व्यवस्था। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता हूं, ध्यान से देखेंगे बेटा। फंडामेंटल राइट्स किसकी बात कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स। इसको क्या बोलेंगे बताओ? फंडामेंटल राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। आपके एनसीईआरटी की बुक में शायद दिया हो, हर बुक में दिया रहता है। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? मौलिक अधिकार। बात समझ में आ रही? तो ये मौलिक अधिकार सबसे पहले नंबर संविधान में, संविधान के किस पार्ट में है? तो क्या लिखेंगे कि यहां पे दिया हुआ है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस हिस्से में बेटा? बोलो। संविधान के पार्ट 3 में, तीसरे हिस्से में। संविधान के पार्ट 3 में कहां से, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो आर्टिकल 12 से लेके 32 की 35 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल। अब ये किसके थ्रू, कहां से उधार लिया गया? तुम्हें पता है हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें जो है उधार पे आई है ना। अच्छी अच्छी चीजें हर देश के अच्छे अच्छे संविधान से क्या कर ली गई? बोरो कर ली गई। तो बोरोड फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट चुराया गया है। ये चुराया नहीं, उधार लिया गया है। क्या है? उधार लिया गया। नहीं छोड़ नहीं बोला, सॉरी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हो रही। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया है या बोरो किया गया है? कौन सी चीज? फंडामेंटल राइट। अब इसमें बेटा ध्यान से देखेंगे, चलें कुछ चीजें समझ गए। पार्ट 3 में आता है आर्टिकल 12 से 35 तक, ये सारी चीजें। अब आगे बात करता हूं, यहां पे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। क्या बेटा? राइट टू इक्वालिटी। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? समानता का अधिकार। क्या बोलेंगे? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही जवाब, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। ठीक है, पहली बात तो हो गई बड़ी प्यार से। अगला बात देखेंगे, अगली बात क्या कह रहा है? राइट टू फ्रीडम बताओ।
राइट टू फ्रीडम। हाँ, राइट टू फ्रीडम बताओ, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये कहां से कहां तक बोलो जल्दी। 19 आर्टिकल 23 19 से 22। ठीक है, बात समझ में आ रही। अगला क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका इसका क्या मतलब है बेटा, शोषण के, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई किसी का शोषण कर रहा हो तो उस व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है कि भारत सरकार में ऐसी व्यवस्था है कि भाई कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। तो उसमें आर्टिकल कौन सा है भाई, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। हाँ बोलो बेटा। राइट टू स्लीप और राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है। राइट टू स्लीप जैसा कुछ नहीं है, वो तो फ्रीडम में ही आ जाएगा। ठीक है, सोने के लिए चाहिए तुम्हें। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, हाँ बोलो, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अपना धर्म कर्म करने की जो स्वतंत्रता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है बेटा। वो कौन सा देता है, आर्टिकल 25 से लेके, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28, आर्टिकल 25 से लेके 28। क्लियर हो रही है, आर्टिकल 25 से लेके 28। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है बेटा, उसकी बात छोड़ो, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में आर्टिकल 25 से 28 तुम्हारे पाकिस्तान में ही नहीं है। राइट रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशन, है ना, राइट रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा से रिलेटेड जो अधिकार हैं वो किस में दिए हुए हैं बताओ, आर्टिकल 29 से लेके 30। किस में दिए हुए हैं, आर्टिकल 29 से लेके 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या है बेटा, संविधान में संशोधन करने का अधिकार, है ना। कोई संविधान में संशोधन किसके थ्रू किया जाएगा, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। याद हो गया, याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे एक बार और, बहुत प्यारी सी चीज है बेटा। क्या दिया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24, और राइट टू फ्रीडम रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, राइट रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, आर्टिकल 29 टू 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। क्लियर हो रही बात। ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही, या नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, किसके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कहां से, तो सबसे पहला नंबर डीपीएसपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, बोल बोल, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। कहां से उधार लिया गया, बोरोड फ्रॉम, बोलो कहां से लिया, बोरोड फ्रॉम, बेटा एक देश है जिसका नाम है आयरलैंड। क्या नाम है, आयरलैंड। डीपीएसपी कहां से लिया गया, आयरलैंड से। इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो लिखेंगे नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट, नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट, कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता डीपीएसपी को। और क्या होगा बेटा, डीपीएसपी सलाह देता है ना, तो हम इस चीज को लिख दे रहे हैं, ये कोर्ट में प्रभावी नहीं होगा, ऐसे समझ लो, कोर्ट में क्या होगा, प्रभावी नहीं होगा, भारत की किसी कोर्ट में प्रभावी नहीं होगा। लेकिन ये डीपीएसपी क्या करता है,
ये रिकमेंड करता है, इट रिकमेंड स्टेट टू टेक पॉजिटिव एक्शन, इट रिकमेंड स्टेट टू टेक पॉजिटिव एक्शन। बात समझ रही, टेक पॉजिटिव एक्शन। तो ये राज्य को सकारात्मक 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 कार्य करने के लिए सलाह देता है। समझ में आ रहा है? रिकमेंड करता है, सलाह देता है, आइडिया देता है। समझ गए? आ रही बात? तो डीपीएसपी कहां से लिया गया? आयरलैंड। याद रहेगा, डीपीएसपी कहां से लिया गया उधार? आयरलैंड से। समझ में आ रहा? और क्या बात समझ में आई बताओ? यहाँ पे ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होते और ये राज्यों को क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं टू टेक पॉजिटिव एक्शंस। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं फंडामेंटल ड्यूटीज की, जल्दी से बात करेंगे इसको। फंडामेंटल कुछ हुआ नहीं है, तुम मूर्ख बना रही है मुझे बता। तू जा एक सवाल करके आराम को कह रही हो गया। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। ये आर्टिकल 51 में कहा एक्सप्लेन किया गया है? लिखते जाओ धनाधन। इट इज एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल 51। कहा बेटा? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में एक्सप्लेन किया गया। किस पार्ट में? पार्ट 4 में। फंडामेंटल राइट किस में था? पार्ट 3 में। फंडामेंटल ड्यूटी किस में है? पार्ट 4 में। याद रहेगा? उसके बाद क्या है? कहां से बोरो किया गया बताओ? कहां से बोरो किया गया? बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर, इसे हम सोवियत संघ बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं बेटा? सोवियत संघ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया। बेसिकली जब रशिया टूटा नहीं था ना, तो उसको हम सोवियत संघ कहा करते थे, वहां से लिया गया। बात समझ में आ रही? और किसके रिकमेंडेशन पे? तो याद रखना बेटा, ये किसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया? एक कमिटी बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन किसकी थी? बोलो, रिकमेंडेशन किसकी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह ने भारत सरकार को, जैसे भारत सरकार को कोई फैसला लेना होता है तो कमेटी बनाती है। क्या बनाती? समितियां बनाती है। तो स्वर्ण सिंह की समिति ने भारत सरकार में यह अपना प्रस्ताव दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में शामिल कर लिया जाए। ये संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत आया? संविधान में बहुत बार संविधान को संशोधित किया गया ना बेटा। तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट, 42वें संविधान या संवैधानिक संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू क्या आया था? ये फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन कब आया था? तो याद रखेंगे बेटा 1976 में। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? तो यही 42nd अमेंडमेंट को बेटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बोलो, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? किताब है जिसमें भारत को चलाने के लिए कुछ रूल्स लिखे हुए हैं ना, तो इस चीज को समझ लो। चले एक चीज और देखेंगे जल्दी से, आगे देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा आज, और इसी के साथ क्लास खत्म करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में संविधान में कहा लिखा गया है बताओ? आर्टिकल 52। कहा लिखा गया बेटा? आर्टिकल 52 में। बात समझ में आ रही? मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए बताओ?
मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। संविधान राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? एक बार राष्ट्रपति बनेंगे तो कितने साल तक सेवाएं देंगे? 5 साल के। कितने? 5 इयर्स। ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ। प्रेसिडेंट कौन होता है बताइए? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया। इन्हें प्रेसिडेंट को हम भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। अब चलो बता दो जल्दी से, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज के डेट में कौन प्रेसिडेंट है? बिल्कुल सही बात है। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बात समझ में आ रही? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं इस समय के प्रेजेंट राष्ट्रपति। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल। तब तक के लिए भैया खुद का ध्यान रखें।